हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का वीडियो नए निवेशकों के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार रहेगा। आज के इस वीडियो में मैं जो नए इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, उनको एक ऐसा रामबाण देने वाला हूं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसको यदि वो फॉलो करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब लॉसेस के चांस बहुत कम है और गेन ही गेन है। एटलीस्ट मैंने अपने शुरुआत के दिनों में ऐसी ही स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था और अपने ही एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज मैं ये बात करने वाला हूं। दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि अगले हफ्ते मैं एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं। इस पेड वीडियो की फीस 800 रुपए है, जहां पे मैं बताने वाला हूं कि मैं कहां निवेश कर रहा हूं। जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियोस में बताया है कि जिन लोगों ने जो पहली 100 बुकिंग्स थी वहां तक मैंने 500 रुपए लिए और उसके बाद में मैं 800 रुपए चार्ज कर रहा हूं। 150 के आसपास में लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं और कृपया करके बार्गेनिंग करने का प्रयास ना करें। यदि आप देखना चाहते हो तो ही मुझे संपर्क करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा के रखा हुआ है। मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूं जब आप लोग मैसेज भेजते हैं या आप लोग बार्गेनिंग करने का प्रयास करते हैं। पेनी वाइज पाउंड फुलिश एक कहावत है अंग्रेजी में, जिसका अर्थ है कि चवन्नी बचाने के चक्कर में आप 1 रुपया खो दे रहे हो। तो ये 200-300 रुपए के लिए जो है बार्गेनिंग कृपया करके ना करें और मेरा टाइम वेस्ट ना करें। हाथ जोड़ के आप लोगों से ये विनती है, क्योंकि ऑलरेडी आज कई लोगों ने बहुत इरिटेट किया मुझे। अब आते हैं आज के मुद्दे पे, आज के विषय पे। दोस्तों, क्या है ये रामबाण जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं? आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। इस साल में अभी तक 17 दिन हुए हैं। 17 जनवरी की आज की डेट है। 17 जनवरी यानी शुरू के 7 दिनों में यूएसए का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, रसल 2000 उसको कहते हैं, रसल 2000। रसल 2000 ने 7.9% का गेन दिखाया है शुरुआत के 17 दिनों में। यही जो लार्ज कैप इंडेक्स है वो S&P 500 है। S&P 500 ने 2% से भी कम का जो है वो अभी तक गेन दिखाया है। कहने का अर्थ यह है कि कम से कम 4 गुना जो है स्पीड से स्मॉल कैप जो है वो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में लार्ज कैप के मुकाबले भाग रहा है। और ये 2008 के बाद अभी तक की सबसे बेहतरीन शुरुआत है स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए। परंतु 2008 में क्या हुआ था बाद में, ये आप सभी लोग इस चीज से परिचित हैं। सब प्राइम क्राइसिस आया था और सब प्राइम क्राइसिस में स्टॉक मार्केट जो है 40-45% करेक्ट हुआ था। अब आप ये बोलोगे कि भाई मैं रामबाण देने की मैंने बात की तो ये अमेरिकन स्टॉक मार्केट की कहानी मैं क्यों सुनाने बैठ गया? दोस्तों, वर्ल्ड के जितने भी स्टॉक मार्केट्स हैं यूजुअली अमेरिकन मार्केट्स को जो है वो कॉपी करते हैं। जिस तरह अमेरिकन स्टॉक मार्केट जो राह लेता है वही राह जो है मोस्टली मार्केट्स पकड़ते हैं। परंतु मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि इंडिया में भी स्मॉल कैप जो है वो आउट परफॉर्म करेगा। स्मॉल कैप के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देना चाहता हूं, उसके परफॉर्मेंस के बारे में, और उसी के बेसिस पे स्ट्रैटेजी है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था। दोस्तों, 2015 से 2016 से 2025 यानी ये 10 सालों में अभी तक 4 बार ऐसा हुआ है कि स्मॉल कैप ने नेगेटिव परफॉर्मेंस दिया है। 2025 में यानी जो अभी साल बीता, इसमें स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस था नेगेटिव 0.9%, यानी लगभग -1% जो है वो स्मॉल कैप फंड्स ने दिया था। वहीं लार्ज कैप ने 5.3% का पॉजिटिव रिटर्न जो है वो दिया 2025 में। 2022 में फिर स्मॉल कैप ने नेगेटिव दिया 5.9% और यही लार्ज कैप ने पॉजिटिव दिया 11.6%। ये सब इंडियन मार्केट की बात बता रहा हूं, इंडियन मार्केट में लार्ज कैप और स्मॉल कैप की। फिर अगेन 2019 में नेगेटिव परफॉर्मेंस दिया स्मॉल कैप ने -1.7% और लार्ज कैप ने दिया 10.7% पॉजिटिव, यानी +10.7%। और 2018 में फिर जो है वो स्मॉल कैप ने दिया नेगेटिव यानी -11.7%, परंतु लार्ज कैप ने दिया पॉजिटिव यानी +5.2%।
अब ये डाटा मैं आपके साथ में क्यों शेयर कर रहा हूं, क्यों बता रहा हूं दोस्तों? आपने कुछ पैटर्न देखा इसमें? कौन से वो साल थे जिसमें स्मॉल कैप ने बुरा परफॉर्म किया? क्या आपने वो पैटर्न देखा? पैटर्न क्या है? 2025 में क्यों स्मॉल कैप ने बुरा परफॉर्म किया? क्योंकि 2025 में टैरिफ का चाबुक चला था, ट्रंप टैरिफ का चाबुक चला था। फिर दूसरा नेगेटिव परफॉर्मेंस का साल रहा है 2022। 2022 में क्या हुआ? जब स्मॉल कैप ने -5.9% का परफॉर्मेंस दिया, उस साल रशिया ने यूक्रेन के ऊपर में वॉर किया था और वर्ल्ड ओवर भयानक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं शुरू हो जाएगा। फिर 2018 और 2019 में क्या हुआ? 2018 पहला साल था जिसमें जीएसटी जो बढ़ी थी, उस जीएसटी का असर जो है वो नजर आया था इंडियन इंडस्ट्रीज के ऊपर में। आपको मालूम है सरकार ने 2017 जुलाई में अनाउंस किया था कि वो जीएसटी लेके आ रहे हैं, और 2018 पहला पूरा साल था जिसमें जीएसटी का क्या इंपैक्ट है वो हमको नजर आया। तो 2018 में फिर स्मॉल कैप जो है इसने काफी बुरा परफॉर्मेंस किया, -11.7% इसने रिटर्न दिया। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप्स का जो आर्बिट्राज था, जो उसकी यूटिलिटी थी, जो उसका यूजफुलनेस था लार्ज कैप के मुकाबले, वो क्या था? वो लेबर आर्बिट्राज था और कैश में डीलिंग था। ये जीएसटी ने आते से ये दोनों की दोनों चीजें जो है वो पूरी तरीके से खत्म कर दी। 2019 में क्या हुआ था? चाइना में कोरोना जो है अगस्त 2019 में आ गया था, और उसके बाद में धीरे धीरे वर्ल्ड ओवर कोरोना फैलता गया, और 2020 में आके फरवरी मार्च में इतनी बुरी स्थिति हो गई कि मार्च में 2020 में लॉकडाउन करना पड़ा। तो ये पूरी चीजें क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि स्मॉल कैप बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस करते उन सालों में जिस साल में टैक्स की अनसर्टेनिटी रहती, अनसर्टेनिटी बोल रहा हूं, सॉरी, टैक्स बढ़ता है। टैक्स किसी तरीके से जो भी स्मॉल कैप के लिए आर्बिट्राज रहता है टैक्स के, उसमें वो दूर होता हुआ कहीं नजर आता है, तब हमको दिखाई देता है कि ये बुरा परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि जीएसटी में हमें नजर आया। दूसरा, जब कभी भी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, जैसे रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, उस कंडीशन में भी स्मॉल कैप जो है वो बहुत बुरा परफॉर्म करता है। या टैरिफ की जो है, टैक्स ही कह लीजिए, एक तरीके से टैरिफ क्या है? टैक्स है कंट्री के ऊपर में, राइट? तो वो जब कभी भी टैक्स की या जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहती है, या जब इंटरेस्ट रेट ऊपर बढ़ते हैं, वो कंडीशन, वो टाइम सबसे खराब रहता है स्मॉल कैप्स के लिए। अब यही पिछले 10 साल में स्मॉल कैप्स ने कौन से साल में अच्छा परफॉर्म किया था वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, 10 साल में 3 ऐसी बार है जब स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पहला बेहतरीन परफॉर्मेंस इसने किया 2017 में। स्मॉल कैप ने 51% का रिटर्न दिया। आप बोलोगे क्यों 51% का रिटर्न दिया? रीजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप 2016 में नवंबर में चुन के आए, और 2017 में आते ही उन्होंने बोला कि मैं कॉर्पोरेट टैक्स घटा रहा हूं, यानी जितने भी कॉर्पोरेट्स है सबके ऊपर में जो है उन्होंने टैक्सेस रिड्यूस करने की बात की। 35% से सीधा, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 21% या 22% उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स कर दिया। जब कभी भी टैक्स कम होता है, टैक्स का स्ट्रक्चर ढीला होता है, कम होता है, उस टाइम, वो टाइम बेस्ट रहता है स्मॉल कैप्स के लिए। जब टैक्स आर्बिट्राज दूर हो जाता है, यानी जहां वो फायदा उठा रहे थे वो दूर हो जाता है, तो वो बुरा समय रहता है स्मॉल कैप के लिए। वहीं जब हम देखते हैं कि टैक्स कम लगता है कॉर्पोरेट्स के ऊपर में, तो वो टाइम बेस्ट रहता है स्मॉल कैप्स के लिए। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही बोला था कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस करने की तरफ हम ध्यान देंगे। आप हमेशा याद रखिए, इंटरेस्ट रेट जब भी कम होने की बात होती है, उस टाइम में आंख बंद करके स्मॉल कैप में आपको पैसे डाल देने। रीजन ये है कि जो छोटी कंपनियां रहती हैं वो काफी ज्यादा हायर रेट्स पे जो है वो उनको लोन मिलता है। जो बड़ी कंपनीज है, टाटा ग्रुप हुआ, बिरला हुआ, गोदरेज हुआ, महिंद्रा हुआ, रिलायंस हुआ, अदानी हुआ, इन लोगों को जिस रेट पे बैंक जो है वो कर्जा देती है, उससे बहुत ज्यादा, लगभग दुगना रेट जो है वो आपको छोटी छोटी कंपनीज को जो है उस रेट पे मिलता है। तो जरा भी इंटरेस्ट रेट की कमी
कम नजर आता है, कमी मतलब रिड्यूस होता है, तो उसका तुरंत इफेक्ट जो है हमको बॉटम लाइन पे नजर आता है स्मॉल कैप के, और वो बॉटम लाइन जो है बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है। बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट पे भयानक असर हमें नजर आता है। तो याद रखिए, जब कभी भी इंटरेस्ट रेट कम होने की बात आए, उस टाइम पे आंख बंद करके स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में चले जाना है, या स्मॉल कैप जो है, स्मॉल कैप ईटीएफ जो है उसको बाय करना है। ये साल जो 2017 बताया है मैंने आपको, उसके पीछे टैक्स का रीजन था। 2021 में स्मॉल कैप ने इंडिया में 43.4% का रिटर्न दिया, 2017 में 51% और 2021 में 43.4%। 43.4% का रिटर्न क्यों दिया? क्योंकि वर्ल्ड ओवर कोरोना आने के बाद में हमने देखा कि सेंट्रल बैंक्स जितने भी हैं, जितने भी राष्ट्रों में सेंट्रल बैंक्स हैं, इन्होंने इंटरेस्ट रेट घटाना, नीचे गिराना शुरू किया। और बहुत सारे राष्ट्र तो ऐसे थे जहां पे 0% पे जो है कॉर्पोरेट्स को लोन मिल रहा था। अगेन वही बात मैंने बोला, टैक्स जब कम होता है तब स्मॉल कैप तेजी से भागता है, इंटरेस्ट रेट जब तेजी से घटता है तब स्मॉल कैप जो है वो भागता है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। और 2023 में 44.3% का रिटर्न जो है वो स्मॉल कैप ने दिया, क्योंकि उसके एक साल पहले 2022 में बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस जो है वो स्मॉल कैप ने दिया था। ये 10 साल में 6 बार ऐसा हुआ है जब स्मॉल कैप्स ने लार्ज कैप के मुकाबले बेकार परफॉर्म किया है। कौन से वो 6 साल है? ये 4 साल जो मैंने आपको बताया, 2025, 2022, 2019 और 2018। ये 4 साल जब नेगेटिव रिटर्न दिया स्मॉल कैप ने, वो चारों साल इसने बुरा परफॉर्म किया है लार्ज कैप के मुकाबले। उसके अलावा 2020 में भी लार्ज कैप ने बेटर परफॉर्म किया था, क्योंकि भयानक अनसर्टेनिटी थी। फरवरी मार्च में आपको याद है मार्केट बहुत गिर गया था। उसके बाद वर्ल्ड ओवर जो है कोरोना के इंपैक्ट के कारण सेंट्रल बैंक्स ने रेट नीचे कम करने चालू किए, और फिर उसका धीरे धीरे फायदा हो, तो जो भयानक नेगेटिव में स्मॉल कैप चला गया था उसने अपने आप को पॉजिटिव टेरिटरी में लेके आया, परंतु लार्ज कैप से तो भी पीछे रहा। जब भी अनसर्टेनिटी होती है, आप याद रखिए, जब कभी भी इंटरेस्ट रेट की अनसर्टेनिटी होती है या जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, उस टाइम में इन्वेस्टर्स ने लार्ज कैप में जाके शरण लेनी चाहिए, ना कि स्मॉल कैप में। और जब कभी भी गोल्डीलॉक सिचुएशन हो, अच्छा कंडीशन हो, उस टाइम में स्मॉल कैप इज द बेस्ट एसेट टू पुट योर मनी। ठीक है, तो 2020 और 2019, तो ये 4 साल जो है 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 और 2025, ये 6 साल जो है स्मॉल कैप लार्ज कैप से पीछे रहा। अब आप बोलेंगे कि भाई इसमें स्ट्रैटेजी क्या है, आप ये बताइए। देखिए दोस्तों, स्ट्रैटेजी क्या है, क्या आपने को 2026 में मतलब क्या कर सकता हूं मैं, उसका आपको एक हिंट दे रहा हूं। स्मॉल के अभी इंडिया के ऊपर में जो सबसे बड़ा जो स्टॉक मार्केट के ऊपर में अवरोध जो है वो है आपका टैक्स का, टैरिफ का, ट्रम्प के टैरिफ का। यदि ट्रम्प चाचा टैरिफ नहीं लगाते इंडिया के ऊपर में, तो शायद इंडियन स्टॉक मार्केट इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म करता, परंतु इंडियन स्टॉक मार्केट ने पूरे जितने भी बड़े मार्केट्स हैं उन सब में सबसे गंदा परफॉर्म किया। और गंदा परफॉर्म इसलिए किया क्योंकि इंडियन रुपी जो है लगभग 5 से 6% डॉलर के मुकाबले गिरी। अब मुझे हैरानी होती है कि जब डॉलर के मुकाबले रुपी गिर रही है तो इस देश में इन्फ्लेशन कैसे कम है। तो यहीं पे बहुत लोग गलतियां कर देते हैं। इन्फ्लेशन नापा जाता है साल दर साल, ठीक है। तो यदि 2024 में ही ऑलरेडी काफी महंगे टमाटर बिक रहे थे, तो अगर 2025 में 1 रुपया भी उससे ज्यादा टमाटर ये ज्यादा दाम पे बिकेगा तो हमको लगेगा कि बहुत कम इन्फ्लेशन है, परंतु टमाटर तो ऑलरेडी पिछले साल ही ऊपर हो गए। टमाटर का एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे में बहुत सारी चीजें आपको बता रहा हूं कि इन्फ्लेशन जो है वो ईयर वाइज ईयर ऑन ईयर जो है वो कैलकुलेशन है, ठीक है। पर यदि आपके पहले के सालों में रेट्स ऊपर चले गए हैं तो फिर उसके बाद में आपको इन्फ्लेशन कम ही नजर आएगा। यही कारण है कि इन्फ्लेशन के रेट आपको कम नजर आ रहे हैं, उसके बाद भी इंडिया में कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा। कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा इसलिए सरकार को जीएसटी कम करना पड़ा
और सरकार ने 2025 के फरवरी में इनकम टैक्स स्लैब में एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 7.5 लाख से ऊपर उठा के 12 लाख कर दी। रीजन यही है कि भाई आप जो है आपको ये मालूम है कि देश के अंदर में कंजम्पशन बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि सारी कंपनीज ने कंज्यूमर सेक्टर्स की 2021 और 2022 में कोरोना का बहाना देके अपने प्राइसेस इतने ऊपर बढ़ा दिए कि अब उसके बाद उनको भी समझ में आ रहा है कि अब कंज्यूमर के पास में और ज्यादा हायर प्राइसेस एब्जॉर्ब करने की शक्ति नहीं है। तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर जो है वो श्रिंकफ्लेशन की तरफ जाएगा, यानी जहां पहले बड़ा टूथपेस्ट खरीदता था अब छोटा टूथपेस्ट खरीदेगा। तो कॉर्पोरेट्स ने रेट तो कम नहीं किए कंपनीज ने, परंतु उन्होंने साइज में, शेप्स में कटौती किया। उसके बाद भी कंजम्पशन जो है वो बूस्ट नहीं हो रहा। अभी थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आने शुरू हुए, अभी हम देखेंगे कि किस तरीके का रिजल्ट जो है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, ये कंपनीज किस तरीके का रिजल्ट शो करती है, उस पर पता चलेगा कि ये इनकम टैक्स के एग्जम्पशन का, स्लैब का या जीएसटी रेट कट का कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अब स्ट्रैटेजी में क्या लगाऊंगा? यदि ट्रंप का टैरिफ जो है वो मुझे दिखता है कि ट्रंप टैरिफ हटाने वाला है, या सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका का बोलता है कि ये टैरिफ जो है ये कानून का उल्लंघन है, आप इसको वापस लीजिए, तो ट्रंप के टैरिफ से कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा मार पड़ी है? वो सेक्टर है टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स की भयानक पिटाई हुई है। स्मॉल कैप फंड्स में आपको टॉप 5 या 10 स्मॉल कैप फंड्स में देखना है कि टेक्सटाइल के कौन से स्टॉक्स हैं। सारे म्यूचुअल फंड्स जो है वो अपनी फैक्ट शीट जो है वो देते हैं, आप गूगल करेंगे आपको उनकी टॉप 10 होल्डिंग्स मिल जाएगी। उन टॉप 10 होल्डिंग्स में आपको देखना है कि कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनके ऊपर में टैरिफ की मार बहुत ज्यादा पड़ी है, कौन से सेक्टर की कंपनीज हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया से अमेरिका बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होते थे, परंतु ये टैरिफ बढ़ने के कारण जो है उसमें हम देख रहे हैं कि कमी आई है। तो एक सेक्टर जो उभर के आता है वो है टेक्सटाइल, दूसरा है जेम्स एंड ज्वेलरी। आपको स्मॉल कैप फंड्स में यही देखना है कि कौन सी टेक्सटाइल की कंपनीज हैं और आंख बंद करके उसके अंदर में घुस जाना है। दूसरा, यदि आपको ये नजर आता है कि मतलब आपको नहीं, ये मैं करूंगा, मैं जस्ट बता रहा हूं कि मैं क्या स्ट्रैटेजी करने वाला हूं। आप लोग एक बात को याद रखिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए मेरी कोई भी कही हुई बात को आंख मूंद के जो है फॉलो मत कीजिए। कई बार बोलते बोलते आपको मालूम है मैं टेलीप्रॉम्प्टर यूज नहीं करता हूं, तो निकल जाता है कि आप ऐसा कीजिए। आपको बिल्कुल ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार यही चीज अपने हर वीडियो में बोलता हूं। मैं क्या स्ट्रैटेजी करने वाला हूं वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। तो उसमें एक ये स्ट्रैटेजी है कि स्मॉल कैप फंड्स में मैं म्यूचुअल फंड खरीदता नहीं हूं। म्यूचुअल फंड में मुझे जो भी दिखेगा स्मॉल कैप फंड्स में टेक्सटाइल की कंपनीज है, मैं उसको खरीदूंगा। ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी जो दूसरा हिट सेक्टर है उसकी कंपनी को खरीदूंगा। स्मॉल कैप फंड्स में कब मैं निवेश कर सकता हूं? जब मुझे नजर आएगा कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट और कम करने की बात कर रहा है। इस साल उन्होंने कम किया, उसकी देखा देखी में इंडियन सेंट्रल बैंक ने भी कम किया। फिर आप बोलोगे कि स्मॉल कैप ने परफॉर्म क्यों नहीं किया? स्मॉल कैप ने परफॉर्म इसलिए नहीं किया क्योंकि इंडिया के अंदर में रुपी की जो स्थिति थी, रुपी की भयानक पिटाई हुई है। आपकी करेंसी स्टेबल चाहिए परफॉर्मेंस करने के लिए, क्योंकि जो बाहर के फंड्स हाउसेस है, जो बड़े बड़े पेंशन फंड्स हैं, जो सोवेरियन वेल्थ फंड है, जो आपका इंश्योरेंस कंपनीज है जो बाहर की हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको तो डॉलर बेस्ड रिटर्न से मतलब है। तो यदि डॉलर के मुकाबले रुपी स्टेबल ना हो के 5%, 6% गिर जा रहा है, तो 6% नेगेटिव रिटर्न सिर्फ रुपी के ही कारण उनको मिल रहा है, तो वो क्यों घुसेंगे? वो इंडिया में क्यों निवेश करेंगे? इंडिया में निवेश करने के लिए करेंसी स्टेबिलिटी चाहिए ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो निवेश करें। और जब फॉरेन इन्वेस्टर्स निवेश करते हैं, स्मॉल कैप में आता है, तो स्मॉल कैप रॉकेट सिंह हो जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप जो है उसके अंदर में मतलब आप ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा भी पैसा आया तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा दिखता है, बहुत ज्यादा उसका इंपैक्ट दिखता है। लार्ज कैप में चूंकि इक्विटी बेस बहुत बड़ा रहता है, यानी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो हैं, जो फ्लोट होते हैं मार्केट में ट्रेडिंग के लिए, वो बहुत ज्यादा रहता है।
तो पैसा आ रहा है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, परंतु स्मॉल कैप जो है उसका इक्विटी बेस ही छोटा रहता है, तो थोड़े से भी स्टॉक्स खरीदे तो एकदम से प्राइसेस ऊपर जाते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, मुझे मालूम नहीं कितने लोगों को समझ में आएगा, परंतु जिनको भी समझ में आ रहा होगा वो समझें कि जब बेस छोटा है और पैसा आ रहा है तो प्राइसेस तुरंत ऊपर तेजी से जाते हैं। बेस यदि बड़ा है और पैसा आया तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ज्यादा उछाल आपको देखने को नहीं मिलता है। तो दूसरा ये कि यदि पहला तो ये हुआ कि टैरिफ कम, दूसरा ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट यदि नजर आता है कि जो भी नया फेडरल रिजर्व का चेयरमैन बनने वाला है वो एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट कम करने वाला है अमेरिका में, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे आएगा, ऐसा मुझे लगता है। और उस टाइम में स्मॉल कैप बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि जो ट्रेंड, जो पैटर्न मैंने आपको बताया, क्या पैटर्न मैंने आपको बताया? मैंने आपको बताया कि 2017 में स्मॉल कैप ने 51% रिटर्न दिया था। उसका रीजन ये था कि 2016 में जो है स्मॉल कैप मतलब स्मॉल कैप जो है उसने काफी बुरा परफॉर्म किया था और वो लार्ज कैप से पीछे था। मैंने शुरुआत में आपको बताया कि 2016 में लार्ज कैप ने ज्यादा दिया, स्मॉल कैप ने कम दिया। जिस भी साल स्मॉल कैप लार्ज कैप से पीछे रहता है तो वो जब वापसी मारता है तो 50%, 55% इस टाइप का रिटर्न देता है, बहुत जबरदस्त 40%। इसी तरीके से आप देखिए 2020 में फिर स्मॉल कैप लार्ज कैप से पीछे था, तो 2021 में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया इसने, स्मॉल कैप ने सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग रिटर्न जो है वो स्मॉल कैप ने दिया 43.4% का। इसी तरीके से 2022 में स्मॉल कैप जो है वो लार्ज कैप से पीछे था, 2022 में -5.9% स्मॉल कैप ने रिटर्न दिया था और लार्ज कैप ने 11.6% दिया था। परंतु उसके ठीक अगले साल 2023 में स्मॉल कैप बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट था और उसने 44.3% रिटर्न दिया। इस साल फिर स्मॉल कैप लार्ज कैप से पीछे है, परंतु स्मॉल कैप के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 3-4 कंडीशंस बहुत जरूरी है। सबसे पहला तो यह है कि रोबस्ट जीडीपी ग्रोथ, यानी आपका इकोनॉमी जो है उसका ग्रोथ जबरदस्त दिखना चाहिए। अगर इकोनॉमी का ग्रोथ जबरदस्त दिखा तभी स्मॉल कैप परफॉर्म करता है। दूसरा जो स्मॉल कैप को भगाने के लिए जो मेन चीज है, ये नोट कर लीजिए, ये लास्ट में मैं बता रहा हूं जान के, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो लास्ट तक वीडियो देखते नहीं है, तो जो बीच में छोड़ के चले जाते हैं उनको ये चीज नहीं मिलेगी। जो दूसरा जो रीजन है, दूसरा जो कंडीशन है जिसमें परफॉर्म अच्छा करता है वह है स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स, यानी कंपनीज की अर्निंग जो है, प्रॉफिट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए। और कब तेजी से बढ़ता है मैंने आपको बताया, जब इंटरेस्ट रेट नीचे गिरते हैं, यानी डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट रिजीम और स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स यानी कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ये स्मॉल कैप के लिए बेस्ट आइडियल सुटेबल कंडीशन है। इकोनॉमिक एक्सेलरेशन जो है, इकोनॉमिक एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी क्या? स्पीड बढ़ना, तेजी से स्पीड बढ़ना। तो इकोनॉमी की जो स्पीड तेजी से बढ़ती है, जब इंटरेस्ट रेट नीचे घटता है, कॉर्पोरेट्स की अर्निंग बढ़ती है, उस टाइम में स्मॉल कैप जो है वो बेस्ट रहते हैं परफॉर्मेंस वाइज। और स्मॉल कैप के अंदर में अब एक और चीज जानकारी की, स्मॉल कैप के अंदर में इस टाइम में जो बेस्ट परफॉर्मिंग रहता है वो रहता है इंडस्ट्रियल सेक्टर और एनर्जी सेक्टर। इंडस्ट्रियल और एनर्जी के स्टॉक्स जो है ये मैंने देखे कि जब भी स्मॉल कैप चलता है, स्मॉल कैप के अंदर में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंपनीज रहती हैं और एनर्जी सेक्टर की कंपनीज रहती हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो एज ए स्ट्रैटेजी में क्या कर सकता हूं, मैं देखूंगा इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अमेरिका से क्या सिग्नल मिल रहे हैं। अमेरिका से यदि सिग्नल मिल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होगा और ये सिग्नल मिलेगा कि टैरिफ जा सकता है, आंख बंद करके स्मॉल कैप में मैं निवेश करूंगा, घुसूंगा, स्मॉल कैप ईटीएफ्स लूंगा और म्यूचुअल फंड्स में मैं देखूंगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की कौन सी स्मॉल कैप में कंपनीज हैं, टेक्सटाइल की कौन सी कंपनीज हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी की कौन सी कंपनीज हैं, उसमें मैं निवेश डायरेक्टली करूंगा। तो होपफुली दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि मैं मेरी स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है। और यदि आपको नहीं कुछ समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख सकते हैं कि इस साल 2025 में टॉप परफॉर्मिंग कौन से 3 म्यूचुअल फंड्स रहे, क्योंकि मेरा जो कल का वीडियो रहेगा वो और इंटरेस्टिंग है, वो म्यूचुअल फंड्स पे बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे
लोगों के सवाल ये रहते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदें, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो क्या ये खरीदें। तो इस टाइप के जो सवाल है उन सारे सवालों का निवारण जो है वो कल के वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। 25 मिनट काफी लंबा वीडियो बन गया। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों को ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।